Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 9th के सेकंड लेसन का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। थर्ड वीडियो है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूट बनता कैसे है, संविधान बनता कैसे है, संविधान बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या टेक्निक्स, क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, क्या एक बार संविधान को स्वीकार कर लेने के बाद उसमें कोई परिवर्तन किए जा सकते हैं? इन सभी क्वेश्चनों का आंसर हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इस वीडियो के अंदर मोस्टली हम साउथ अफ्रीका की स्टडी कर रहे हैं, जहां पर जो व्हाइट लोग थे, यूरोपियन जो लोग थे, वो उन्होंने वहां जाकर के उन लोगों पे कब्जा कर लिया और वहां पर रूलिंग शुरू कर दी और उन लोगों को जीवन के मूल अधिकार से वंचित कर दिया। और वो उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती, बहुत ज़्यादा उनका शोषण किया करते थे और उनको किसी भी तरह के अधिकार नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने ऐसा कानून बना रखा था कि ब्लैक लोग जो हैं, कानून इस इन चीज़ों के लायक नहीं है, उनको अधिकारों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ के नेल्सन मंडेला ने इनके अगेंस्ट में एक मुहिम छेड़ी और देखते-देखते जन-सैलाब उमड़ पड़ा और वहाँ की सरकार को, गोरी सरकार को वो जगह छोड़नी पड़ी। तो हम इसी के लेसन में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल्स पर क्लास 6 से 12 तक के एसएसटी और इंग्लिश के सभी लेसन्स के नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में बेसिक इंग्लिश ग्रामर, सभी इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स के रूप में आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैंने एक बेसिक इंग्लिश कोर्स बिगिनर्स के लिए, जो इंग्लिश को जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक बेसिक इंग्लिश लर्नर का कोर्स शुरू किया है। आप उसे देख करके अपने इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। उससे मैंने बहुत ट्रिक्स के माध्यम से समझाया है कि इंग्लिश में अपने कन्फ्यूजन को कैसे दूर करना है और हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि हम कन्फ्यूज़ न हो। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं कि इससे पहले तक हमने ये पढ़ लिया था कि ब्रिटिश सर गवर्नमेंट, जो वहाँ व्हाइट गवर्नमेंट थी, वहाँ की व्हाइट लोगों ने वहाँ की जनता को 3 भागों में बाँट दिया था। व्हाइट जो ब्रिटिशर थे, जो बिल्कुल ही 10% नहीं थे। ब्लैक जो कि 75% उस पॉपुलेशन के पार्ट थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे। और कुछ लोग कलर्ड कहे गए, जो इंडियंस, जो ना तो ज़्यादा व्हाइट थे, ना ज़्यादा ब्लैक थे, उनको कलर्ड की कैटेगरी दी गई। सो कलर्ड और ब्लैक लोगों को किसी भी तरह का अधिकार नहीं थे। वो पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर सकते थे। वो कहीं भी आवागमन भी नहीं कर सकते थे। उनको रोज़गार करने का कोई अधिकार भी नहीं था। इन सब से तंग आकर के लोगों ने उनके अगेंस्ट में आंदोलन किया और आंदोलन में वहाँ के ब्लैक लोग, कलर्ड लोग और कुछ अच्छी सेंस वाले जो व्हाइट लोग थे, वो भी उनके साथ में सम्मिलित हो गए। तो हम पढ़ते हैं आज कि क्या हुआ, किस तरह से वहाँ की गवर्नमेंट का अंत हुआ। टुवर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूट, एक नई कॉन्स्टिट्यूट की ओर। इसका मतलब जो पुराना कॉन्स्टिट्यूट था, उसे रिजेक्ट किया गया और नया कॉन्स्टिट्यूट बना। तो पुराने वाले को रिजेक्ट किया, मतलब पुराने वाले सरकार को बर्खास्त किया गया और नई सरकार बनी। इसी क्रम में पढ़ते हैं एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। इस अपार्थाइड के बारे में मैंने पहले बताया। कोई भी ऐसा कानून जो कानून के माध्यम से लोगों को रंग, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर विभाजित करे, भेदभाव नीति बनाए, उसे अपार्थाइड कहते हैं। तो अपार्थाइड के अगेंस्ट में जो लोगों का विरोध और स्ट्रगल था, हैड इंक्रीज, बढ़ने लगा। द गवर्नमेंट रियलाइज्ड, तो द गवर्नमेंट का मतलब व्हाइट गवर्नमेंट ने अनुभव किया दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू द रिप्रेशंस। अब उन्होंने महसूस कर लिया, व्हाइट लोगों ने, कि हम इतने ज़्यादा प्रताड़ना के माध्यम से ब्लैक लोगों को हमारे अंडर नहीं रख सकते, ऐसा उन्होंने सोचा। सो क्या किया, व्हाइट रिजिम चेंज इट्स पॉलिसी, इसलिए व्हाइट लोगों ने अपनी नीति को चेंज किया। कौन सी? जो ब्लैक लोगों को बिल्कुल भी अधिकार नहीं देने की नीति थी, उनके साथ बहुत बुरी तरीके से ट्रीटमेंट था, उसको चेंज करने की सोची। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, जो भी भेदभावपूर्ण कानून थे उनमें संशोधन किया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वाज लिफ्टेड। पहले पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया पर बैन लगा रखा था, उसको हटाया गया। ये व्हाइट लोग ऐसा करते थे।
अब जब ऐसा हुआ तो नेल्सन मंडेला एंड रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, अब क्या हुआ था 1965 के अंदर नेल्सन मंडेला को 29 ईयर की लाइफ टाइम जेल हो गई थी, इसके साथ में 7 लोग और थे। लेकिन 1999 के अंदर उनके 29 ईयर पूरे हो गए और वो जेल से बाहर आए। तो उन्होंने आते ही लोगों का उनका सहयोग लिया, सहयोग मिला और उन्होंने रिपब्लिक अफ्रीकन की एस्टेब्लिशमेंट किया। देखते हैं क्या होता है। आफ्टर 20 इयर्स ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, 20 ईयर के जेल के बाद नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज ए फ्री मैन। अब एक फ्री मैन के रूप में वो बाहर आ गए। इनको सजा क्यों मिली? इन पे ये अपराध था कि उन्होंने सरकार को गिराने की कोशिश की, सरकार के विरोध में आवाज उठाई, है ना? Finally, at the midnight of 26th April 1904, the new national flag of Republic of South Africa was unfurled. 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका जो पहले व्हाइट लोगों के अंडर में रूल किया करता था, अब एक रिपब्लिकन कंट्री बन गया। ओके, और 26 अप्रैल को मेकिंग द न्यूली बोर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और एक नया डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। तो वहां के जो लोगों ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया, डेमोक्रेसी का मतलब है फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सब मिले। आगे हम और बढ़ते हैं। एंड ऑफ अपार्थाइड गवर्नमेंट, अपार्थाइड गवर्नमेंट का अंत कैसे हुआ? तो अंत क्यों? कि वहां के लोग जो थे ना वो काफी जागरूक हो गए थे और विरोध करने लगे थे। अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, paving way for the formation of multi-racial governments। अब अपार्थाइड गवर्नमेंट का अंत होने से एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनी। मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का मतलब था ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों का कंट्रीब्यूशन हो। आगे हम पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल एनिमीज, ऐतिहासिक दुश्मन थे, succeeded in negotiating a peaceful transitions from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept an inherent capacity for goodness in the other। अब देखिए, जो हिस्टोरिकल एनिमीज थे, कौन थे हिस्टोरिकल एनिमीज? जो व्हाइट लोग थे, है ना? ऐतिहासिक दुश्मन जो व्हाइट लोग थे, सक्सीडेड इन टू नेगोशिएटिंग ए पीसफुल ट्रांजिशंस फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी। तो ऐतिहासिक दुश्मन जो थे, जो व्हाइट और ब्लैक लोग एक दूसरे के दुश्मन जो थे, दोनों दुश्मन थे, वो लोग शांतिपूर्वक अपार्थाइड गवर्नमेंट को एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में चेंज करने के लिए, ट्रांजिशन करने के लिए एग्री हो गए। बिकॉज क्योंकि वी वर प्रिपेयर्ड, हम नेल्सन मंडेला कह रहा है कि हम लोग तैयार हो गए थे टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, द इनहेरेंट कैपेसिटी, जन्मजात क्षमता, फॉर गुडनेस इन अदर, कि हम एक दूसरे के अंदर जन्मजात क्षमताएं थी। पहले ये था कि ब्लैक लोगों के पास योग्यता नहीं होती है, उनको बोलना नहीं आता है, वो उसी के लायक नहीं होते हैं, या ब्लैक लोग जो होते हैं इनफीरियर होते हैं, नीच होते हैं। इन सबको तोड़ करके हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए थे कि सभी लोगों में समान रूप से समुदाय पाई जाती है। ब्लैक स्किन इज नॉट क्राइम, ये था कि स्किन का ब्लैक होना कोई क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है, ये किसी की भी हो सकती है। माय विश, नेल्सन मंडेला कहता है, इज दैट साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन बिलीफ ऑफ गुडनेस। अब नेल्सन मंडेला कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि कोई भी साउथ अफ्रीकन लोग जो हैं गुडनेस को नहीं त्यागे, हमेशा गुडनेस रखें, अच्छी भावनाएं अपने दिमाग में रखें, कभी भी व्हाइट लोगों के प्रति बुरा बर्ताव नहीं करें, जैसे कि उन्होंने पहले हमारे प्रति किया था। आगे क्या है? दे दैट दे चेरिश द फेथ इन ह्यूमन बीइंग इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि ह्यूमन में बिलीव करना, मानव में बिलीव करना, चाहे ब्लैक हो या चाहे व्हाइट हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो या कुछ भी हो, ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर की चीज है। आगे हम और बढ़ते हैं। आफ्टर द इमरजेंसी ऑफ द न्यू डेमोक्रेसी, इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी का मतलब प्रकट, एक नई नई डेमोक्रेसी का उदय होना। एंड न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीकन ब्लैक लीडर्स अपील्ड टू फेलो ब्लैक टू फॉरगिव व्हाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड व्हाइल इन पावर। जैसे ही नई डेमोक्रेसी का इमरजेंस हुआ, उदय हुआ, प्रकट हुआ, तो ब्लैक लोगों ने अपील की, ब्लैक लीडर्स अपील्ड, ब्लैक लोगों ने अपील की टू फेलो ब्लैक्स, अपने साथी ब्लैक लोगों से, टू फॉरगिव, माफ करने के लिए, द व्हाइट लोगों को, फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड व्हाइल इन पावर। जिस तरीके से जब व्हाइट लोग सत्ता में थे, पावर में थे, तो जिस तरीके से
व्हाइट लोगों ने ब्लैक लोगों को परेशान किया, तो अब ब्लैक लीडर अपनी कम्युनिटी से कहते हैं कि हमें उनको माफ़ करना होगा। दे सेड लेट्स बिल्ड ए न्यू नेशंस बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस। उन्होंने कहा कि अब हमें ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जिसमें समानता हो, सभी जातियों की समानता हो, मेन एंड वीमेन्स ओन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस हो, ह्यूमन राइट्स का प्रिजर्वेशन हो, ऐसे समाज का निर्माण करना है। The parties that ruled through the oppressions and brutal killings, the party that led the freedom struggles set together to draw up a common constitution। देखिए, जो पार्टी सत्ता में थी, जिसने लोगों पर अत्याचार किया, जो लोगों ने ब्रूटल किलिंग की, हम कह सकते हैं व्हाइट गवर्नमेंट, ओके। द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल, दूसरी पार्टी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया, एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी, नेशनल मंडेला की जो पार्टी थी, दोनों पार्टियां जो पहले रूल किया करती थी, ओप्रेस्ड थी और ओप्रेसर थी, है ना। दोनों एक साथ में बैठी और एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूट को फॉर्म करने के लिए राजी हुई। आफ्टर 2 इयर्स ऑफ डिस्कशन, 2 साल तक के डिस्कशन के बाद डिबेट्स हुआ, दे केम आउट विद वन ऑफ फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स द वर्ल्ड हैड एवर हैड। एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूट का निर्माण किया जो संसार में अभी तक है ही नहीं। आगे हम देखते हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूट गिव टू इट्स सिटीजंस द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्रीज। इस संविधान ने अपने लोगों को ऐसे अधिकार दिए जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। क्या था उनमें? टुगेदर दे डिसाइड, उन्होंने साथ में बैठकर निर्णय किया दैट इन सर्च ऑफ ए सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स नोबडी शुड बी एक्सक्लूड, कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के क्रम में, क्योंकि नया कॉन्स्टिट्यूट बन रहा तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही तो हो रहा था कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के क्रम में कोई भी आदमी इससे बाहर नहीं रहे। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डेमन, किसी भी को हम एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट न दें। दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, कि सभी लोग समाधान का हिस्सा बने। व्हाटएवर दे माइट हैव डन और प्रेजेंटेड इन द पास्ट, कुछ भी उन्होंने पास्ट में किया हो या कितने उन्होंने पास्ट में गलत कार्य किए हो, तो कुछ भी किए हो, लेकिन अब से हम बिल्कुल एक हैं और अच्छे हैं, ऐसा निर्णय लिया। द प्रीलम ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूट्स सम अप दिस स्पीड। प्रीलम होता है प्रस्तावना, जैसे भारतीय संविधान की भी एक प्रस्तावना है। हम भारत के लोग भारत को एक सामाजिक लोकतांत्रिक गणराज्य संपन्न, है ना, निरपेक्ष राज्य बनाना चाहते हैं, इस तरह की प्रस्तावना है। जैसे उसकी भी प्रस्तावना है, उसमें उस प्रस्तावना में इन सभी बातों को इंक्लूड किया गया है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूट्स इंस्पायर द डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीकन संविधान ने सभी देशों को, वर्ल्ड के सभी देशों को डेमोक्रेट के लिए प्रोत्साहित किया। A state denounced by the entire world till 1994 as most undemocratic one is now seen as model of democratic। जो देश 1994 तक एक अनडेमोक्रेटिक रूप में था, एक अलोकतांत्रिक देश था, साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, वह अब एक संसार में मॉडल डेमोक्रेसी के रूप में प्रेजेंट हुआ। What made this change possible? अब हम ये पढ़ना है ये सब क्यों हुआ, किस चीज ने इसको संभव किया। was the determination of the people of South Africa to work together। ये था कि साउथ अफ्रीका के लोगों ने एक साथ मिलकर निर्णय लिया कि हम साथ में वर्क करेंगे, भेदभाव नीति को त्यागा। टू ट्रांसफर बिटर एक्सपीरियंस इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ, ग्लू का मतलब चिपकने वाला, ऑफ द रेनबो नेशंस। उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम जो हमारे बिटर एक्सपीरियंस है, जो कड़वे एक्सपीरियंस है, जो दुख हमने पहले देखे थे, उन सबको हम ऐसे ग्लू से चिपकाएंगे जिससे वो एक रेनबो नेशन बने, रेनबो कलर। आगे हम और पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा था, क्या कहा था नेशनल मंडेला ने, उसका स्पीच है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ पास्ट एंड फ्यूचर। इसमें ये कहा गया कि साउथ अफ्रीका का संविधान जो है पास्ट के फ्यूचर के बारे में कहता है, कि पास्ट में हम क्या थे, फ्यूचर में हम क्या है। ऑन द वन हैंड इट इज द सोलम पैक्ट इन which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past। क्या कहा गया उसके अंदर? It is solemn pact in which we, ऐसा कहा गया कि we South Africans, कि हम साउथ अफ्रीकन लोग डिक्लेयर, ये घोषणा करते हैं, टू वन अनदर, एक दूसरे से, सभी लोग जिसमें व्हाइट ब्लैक एंड कलर्ड सभी हो,
that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past, कि हम कभी भी फ्यूचर में हमारे पास्ट में जो कि ब्रूटल थी, रेसिस्ट थी, रिप्रेसिव थी, जो अत्याचारपूर्ण थी, जो रंग भेद की नीति पर आधारित थी, जो बहुत ही पीड़ादायक थी, उसको फ्यूचर में कभी रिपीट नहीं करेंगे। But in the more than that, इससे भी ज़्यादा, it will also a charter of the transformation of our country into one which is truly shared by all its peoples। ये एक ऐसा चार्टर भी था कि हमें इससे हमारे देश को ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसमें सभी लोग इसके पार्ट होंगे, सभी लोग इसके हिस्सा होंगे। A country which in the full sense belong to all of us, ब्लैक एंड व्हाइट, women and children। और ऐसे देश का हम निर्माण कर रहे हैं जो सबका होगा, ब्लैक का भी होगा, व्हाइट का भी होगा, women का भी होगा और मैन का भी होगा। तो इस तरह से अभी इसका एक वीडियो और है, थोड़ा कंक्लूजन उसका बाकी है। तो इस तरीके से साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में आया और उसमें उन सब बातों का वर्णन किया जो ब्लैक लोगों ने फेस किया। ब्लैक लोगों ने यहाँ पर किसी भी अलगाव या किसी भी बदले की भावना का परिचय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमें बोलना पड़ेगा और एक ऐसे देश का निर्माण करना पड़ेगा जिससे रेनबो, ओके, और जिससे कि भेदभाव नीति खत्म हो। दिस इज रेनबो नेशन कहा था ना कि अलग-अलग तरह कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।